एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन का इंटायर सिलेबस आज हम लोग करने वाले हैं इन जस्ट 40 मिनट्स। ओके, तो सिर्फ आपका मुझे 40 मिनट्स चाहिए और आपका जो रिवीजन है, आप लोगों ने अगर ये चैप्टर एक बार कर लिया होगा तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और इसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सॉल्यूशन बोलते किसे हैं? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मींस होता क्या है? तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो कि टू और मोर सब्सटेंस से मिल करके बना होता है। तो जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं सॉल्यूशन में? पहला है सॉल्यूट एंड द सेकंड वन इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कि लेस अमाउंट में, स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। एंड जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो, ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है इसका मतलब क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो सॉल्यूट पार्टिकल हम लोग डिसॉल्व करेंगे, जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सेम अमाउंट पे यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मैं इस पोर्शन से देखूँ तो इस पोर्शन में भी सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होना चाहिए। यहाँ देखूँ तो यहाँ, मतलब ये की सॉल्यूशन बनने के बाद किसी भी पार्ट को अगर मैं देखूं तो हर एक पार्ट में क्या होना चाहिए? प्रॉपर अमाउंट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो सेम रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और इसी का मतलब है होमोजेनियस, ठीक है। तो होमोजेनियस का मतलब है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब सॉल्यूशन का एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं सॉल्ट लूं, इसको मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो क्या फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन का। सॉल्ट यहाँ पर सॉल्यूट है और वाटर जो है सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट है वो लेस अमाउंट में हम लोग उसको डिसॉल्व करते हैं और वाटर को जो अमाउंट रहता है वो मैक्सिमम रहता है। सेकंड एग्जांपल, शुगर सॉल्यूट और ये जो वाटर है वो सॉल्वेंट। इन दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या हो गया? शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में देख लिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है ये भी जान लिया, ठीक है। देखो, सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया जाता है किसके बेसिस पे? तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस होगा तो गैस सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में तो लिक्विड सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड फॉर्म में तो सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। आगे देखने से और समझ आएगा। मैंने ये बताया था कि जो सॉल्यूट है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना। तो जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा, ठीक है। जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा वही आपका सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा। तो फर्स्ट देखते हैं, हम लोग गैस को यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। अब अगर एज अ सॉल्यूट भी अगर हम लोग गैस लेते हैं और सॉल्वेंट भी, ठीक है, तो गैसेस स्टेट में ही रहेगा। इसका एग्जांपल है एयर। जैसे कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, एयर में बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है ना, तो ये गैस और गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। लिक्विड इन गैस, मतलब कि लिक्विड का डिसॉल्व होना इन गैस में, ये मॉइस्ट एयर। जैसे कि वाटर वेपर है ना, डिस्पर्स्ड होता है एयर में, तो ये किसका है एग्जाम्पल? लिक्विड इन गैस का। देन सॉलिड इन गैस, कपूर इन नाइट्रोजन, जो कपूर फॉर्म रहता है ना वो, ठीक है, वो नाइट्रोजन में डिस्पर्स्ड रहता है। और अगर हम लोग एज अ सॉल्वेंट लिक्विड को लेते हैं तब क्या होगा? गैस इन लिक्विड, सोडा वाटर। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, और वाटर क्या है? लिक्विड है। वो जो दोनों का मिक्सचर होगा तब वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। सोडा वाटर है ना, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बबल के फॉर्म में डिस्पर्स्ड होता है वाटर में। अब लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर, जो इथेनॉल है वो भी लिक्विड है, वाटर है वो भी लिक्विड है, ठीक है। तो इथेनॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं वाटर में, ठीक है। अब सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड जैसे कि सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में रहता है, वाटर एज अ लिक्विड फॉर्म में। एट लास्ट जो सॉलिड है उसको हम लोग एज अ सॉल्वेंट के फॉर्म में लेते हैं। जैसे गैस को सॉलिड में मिक्स करेंगे, हाइड्रोजन एक गैस है, पैलेडियम ये एक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड स्टेट के फॉर्म में रहता है, मेटल है ये। तो जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहते हैं, डिस्पर्स्ड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं किसमें? पैलेडियम जो मेटल है इसमें, ठीक है। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड जो है इसको सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे, इसका एग्जांपल है डेंटल अमेलगम। तो अमेलगम क्या किससे बनता है? तो मर्क्यूरी, ये क्या है? एक लिक्विड मेटल है ना, ये वन ऑफ द लिक्विड मेटल है कि नहीं, मर्क्यूरी। और ये है जो लिक्विड फॉर्म में है वो मेटल, मेटल तो सॉलिड है ना, इस फॉर्म में डिस्पर्स्ड हो गया। तो किसका एग्जांपल हो गया? लिक्विड इन सॉलिड का। सॉलिड इन सॉलिड मतलब कि दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किसमें रहेंगे? सॉलिड में रहेंगे। जैसे कि जिंक एटम ये सॉलिड है और कॉपर, जिंक और कॉपर क्या है? दोनों ही सॉलिड स्टेट में रहते हैं। किसका फॉर्मेशन करता है? ब्रास का, ठीक है। टोटल कितने टाइप्स हो गए सॉल्यूशन के? 9 टाइप्स हो गए, ठीक है। तो अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इससे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि गैस इन गैस का एग्जांपल आपको देना है, ठीक है। तो आपको पता रहेगा तब ना कि हाँ, गैस और गैस का एग्जांपल होता है एयर।
लिक्विड एंड गैस का एग्जांपल होता है मॉइस्ट एयर। तो ये जो एग्जांपल्स है ना, ये जो एग्जांपल्स है ये आपको रिमेंबर होनी चाहिए, इससे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सॉलिड इन लिक्विड का तो सॉल्ट इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड का इथेनॉल इन वाटर, है ना, सॉलिड सॉलिड ब्रास, ऐसे करके आपको याद होना चाहिए। तब टॉपिक दैट इज एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। जो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन है उसको हम लोग किस किस टर्म से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंसंट्रेशन मीन्स होता क्या है। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन refers to the amount of solute present in a given amount of a solvent or a solution। तो मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी सॉल्वेंट में या फिर सॉल्यूशन में, तो वो जो अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट का, इट मे बी मोर और इट मे बी लेस, वही उसका कंसंट्रेशन डिसाइड करता है। ठीक है, अगर ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल है मीन्स कंसंट्रेशन हाई है, इफ़ कम सॉल्यूट पार्टिकल है इट मीन्स कंसंट्रेशन जो है कम है। ठीक है, फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मतलब कि जितना भी मास है सॉल्यूट का उसको डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन में और इनटू 100 करेंगे, इसका फॉर्मूला है। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है ये फॉर अ रिविजन है, तो इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इफ़ आपको लगता है कि एक्सप्लेन करना चाहिए देन कमेंट मी, ओके। देखो सेकंड वन इज वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम उसको हम लोग डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इनटू 100। जहाँ भी परसेंटेज आया वहाँ इनटू करना है आपको 100 से। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ पर सबसे शुरू परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई, देन मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, पार्ट्स पर मिलियन। इसमें क्या होगा, पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूट और पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे, ये डाटा क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, इंटू 10⁻⁶। मोल फ्रैक्शन जिसको डिनोट करते हैं एक्स से, इसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ कंपोनेंट, टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का निकालना है उसका कंपोनेंट यहाँ पर होगा और पूरे उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उन सब का क्या होगा, सम। ठीक है, देन मोलारिटी, मोलारिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, जो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। क्या होता है, इन लीटर मोलारिटी में। ठीक है, जहाँ आर आ रहे हैं वहाँ लीटर की बात होगा, उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ पर मोलालिटी है, यहाँ इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, जो कि होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, यहाँ पर एल आ रहा है मोलालिटी, बट यहाँ किसकी बात हो रही है, केजी की। ठीक है, केजी पर जो है सॉल्वेंट का मास लेंगे। ठीक है, अब देखो जो मोलारिटी है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है जो मोलारिटी है। बट अगर हम बात करते हैं मोलालिटी की तो ये जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं है मोलालिटी, ध्यान से ना, मोलालिटी। और मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। पीपीएम जो यूज्ड होते हैं फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हेनरीज लॉ ऑफ द चैप्टर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये बोलता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas above the solution। it means कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज और फिर डिक्रीज नहीं करते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस है किसी भी लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना ज़्यादा प्रेशर जो है उस सॉल्यूशन को एक्सर्ट किया जा रहा है, कितना ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी मतलब कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स कि सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका मतलब होता है ये कि जितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंटर कर रहे हैं टू द सॉल्यूशन उतने ही नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल बाहर भी निकलेंगे। ठीक है, मतलब कि जितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंटर कर रहे हैं उतने बाहर भी जाएंगे, ये होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देन मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ, इसका एक्सप्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है वो है PA इक्वल टू KH इंटू XE। अब जो PA है वो किसको डिनोट करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर, अगर उस गैस का जो नाम है वो A है तो गैस A का जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम किससे नोट करेंगे, PA से। देन जो XA है वो क्या बताता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, जो गैस A है उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, और जो KH है वो है हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या क्या है हेनरीज लॉ के। तो फर्स्ट वन इज कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये सब में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व रहता है अंडर हाई प्रेशर। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है जो कि कोल्ड ड्रिंक में है डिजॉल्व रहता है। इट मीन्स कि जो गैस है वो लिक्विड में डिजॉल्व है, जब तक वो बॉटल का जो कैप वो ओपन नहीं हो जाता
जो गैस है वो डिजॉल्व है। जैसे ही कैप जो ओपन होता है तब एज अ बबल के फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एग्जिट होता है ना, बाहर आता है। इसका मतलब ये कि जैसे ही प्रेशर कम कर रहे हैं, जैसे कैप ओपन हो रहा है तो प्रेशर जो है कम हो रहा है उस बॉटल के अंदर, इट मीन्स की जो है गैस जो है बाहर आ रहे हैं। तो सेकेंड वन इज स्कूबा डाइविंग, ठीक है। थर्ड वन इज हाई एल्टीट्यूड ब्रीथिंग प्रॉब्लम। जो भी देखो, जैसे ही माउंटेन अगर हम लोग चढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा ब्रीथिंग करने में भी डिफिकल्टी फेस होता है कि नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि हाई लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम रहता है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है इट मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ एयर, जैसे कि ऑक्सीजन ऐसा गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन है वो क्या है? एक गैस है, और उसका सॉल्युबिलिटी एयर में अगर कम होगा तो ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होगा ही, है ना। एंड द फोर्थ वन इज फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है लंग्स में, वो कौन से लॉ को फॉलो करते हैं? हेनरीज लॉ को, द लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन पे प्रेशर शुड बी लो। प्रेशर कैसा होना चाहिए? ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, लो होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी हाई इनफ, और आइडियल गैस बिहेवियर। एंड लास्ट वन इज गैस शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद सॉल्वेंट, क्योंकि अगर रिएक्ट करेगा तब तो फिर उसमें सॉल्यूबल नहीं होगा ना, वो तो उसमें रिएक्ट करके कुछ और फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है ना इस चैप्टर में, देखो अगर हाई प्रेशर रहेगा तो हायर सॉल्युबिलिटी रहेगा, बट हायर के एच मतलब हेनरीज कांस्टेंट, है ना। अगर ये हाई रहेगा तो जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? के एच का, ठीक है। और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तब एक बढ़ेगा एक घटेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। इसके अंदर दो प्रोसेस हैं, ठीक है। जब हम सॉलिड्स को एज अ सॉल्यूट ओके, और लिक्विड को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी को देखते हैं, तो इसके दो प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज डिसॉल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू अ लिक्विड सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन। इट मीन्स अगर हम लोग एज अ सॉल्यूट किसको लेते हैं? सॉलिड को। किसको लेते हैं? सॉलिड को लेते हैं, ठीक है। और एज अ सॉल्वेंट लिक्विड को लेते हैं, और उसको अगर हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉलिड वो डिसॉल्व होगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा सॉल्यूशन में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसॉल्यूशन प्रोसेस। एंड द सेकेंड वन इज crystallization process, the process by which dissolved solute particles separate from solution and form solid crystals. It means एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हो गए हैं वो पार्टिकल क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं सॉल्यूशन से और सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। अब देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? तो एट अ सैचुरेशन पॉइंट, मतलब कि डिसॉल्यूशन का प्रोसेस और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों ही क्या हो? इक्वल हो। ये जो डिसॉल्यूशन का प्रोसेस है और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है दोनों क्या हो? इक्वल हो। उस स्टेट को क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो फर्स्ट वन इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी में क्या होता है कि जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस को सेपरेट करने में, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, इसी को ही क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी, ठीक है। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर हायर लैटिस एनर्जी है इट मीन्स कि लोअर सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लैटिस एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो जो सॉल्युबिलिटी वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज हाइड्रेशन एनर्जी। एनर्जी रिलीज व्हेन आयंस बिकम सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स कि जो आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगा वही एनर्जी क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन एनर्जी। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इफ हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगा तो जो सॉल्युबिलिटी वो भी ज़्यादा होगा। इट मीन्स दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो सेकंड वन विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। थर्ड वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंडोथर्मिक डिसॉल्यूशन, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। एंडोथर्मिक में हीट क्या होगा? पॉजिटिव शो करेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है KNO3, NaNO3, NH4Cl। एंडोथर्मिक डिसॉल्यूशन में क्या होगा? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इट मीन्स कि दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डायरेक्टली और इनवर्सली का जो मीनिंग है आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लियर है कि नहीं, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज एक्सोथर्मिक डिसॉल्यूशन। इसमें क्या होगा? जो चेंज इन हीट है उसको नेगेटिव
से डिनोट करेंगे, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज होगी। कब के केस में? जब एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है तब, एक्सोथर्मिक में। इसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? सॉलिड एंड लिक्विड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल, है ना, सॉलिड और लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल होता है, तो इसलिए जो प्रेशर का जो इफेक्ट है सॉलिबिलिटी पर वो नेग्लिजिबल होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लाइट डिजॉल्व्स लाइट, मतलब कि पोलर जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व करेगा पोलर सॉल्वेंट को। पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आयोनिक कंपाउंड डिजॉल्व होंगे वाटर में, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व किसमें होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये देखो, इफ एच मीन्स हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा लैटिस एनर्जी से, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी। इफ लैटिस एनर्जी ग्रेटर है हाइड्रेशन एनर्जी से तो इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, कम होगी। एनसीईआरटी के हाईलाइट में ये दिया गया है कि सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन एनर्जी के, मतलब कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होने पर, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी के। इट मीन्स लैटिस एनर्जी बढ़ेगा तब सॉल्युबिलिटी कम, इफ लैटिस एनर्जी कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर होता क्या है? तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इन अ क्लोज्ड कंटेनर। किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में, ये क्लोज्ड है, ठीक है, किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में जो वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, वो वेपर क्या करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि नहीं? क्योंकि जो भाप रहता है, जो वेपर रहता है वो गैस है, वो ऊपर जाने की कोशिश करता है कि नहीं? और अगर वो क्लोज्ड है तो इसको प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना, तो इसको वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि नहीं? तो यही होता है वेपर प्रेशर, मतलब कि प्रेशर जो कि वेपर के थ्रू हो रहा है, मतलब कि जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वेपर के थ्रू, इसी को ही बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, नाम से ही क्लियर है। तो नेक्स्ट वन है वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ये क्या होता है? तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस को स्केप कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए? उस लिक्विड में कंडेंस होने चाहिए, रिटर्न बैक आने चाहिए। ठीक है, थ्रू कंडेंसेशन प्रोसेस। और जो स्केप होते हैं वो कौन सा प्रोसेस? थ्रू एवपोरेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होगा? रेट ऑफ एवपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों ही क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो नेक्स्ट वन इज वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स। अब ऐसा लिक्विड जिसके पास हाई टेंडेंसी होती है एवेपोरेट होने का, ठीक है, वेपर प्रेशर क्रिएट करने का, उसको किस कैटेगरी में रखा गया? वोलाटाइल लिक्विड्स का। ठीक है, और जो लिक्विड नेग्लिजिबल टेंडेंसी या फिर होता ही नहीं है, ठीक है, नेग्लिजिबल, ठीक है, एवेपोरेट करने की टेंडेंसी रखती है और वेरी लो वेपर प्रेशर क्रिएट करता है, इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। देखो वोलेटाइल लिक्विड्स के एग्जांपल एसीटोन, ईथर, इथेनॉल और वाटर। वोलेटाइल लिक्विड्स के एग्जांपल ग्लाइसरोल, ऑयल्स और मर्क्यूरी। को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का मतलब किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में एट अ गिवन टेम्परेचर जो प्योर लिक्विड है वो एक्सर्ट करेगा वेपर प्रेशर जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा तब। ठीक है, और इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड के द्वारा वेपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रह करके एट अ गिवन टेम्परेचर। देखो प्योर लिक्विड में वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है, ये चीज़ अभी आपको समझ लेना है। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब आप देखोगे ना तब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। एज़ कम्पेयर टू लिक्विड सॉल्यूशन में इफ़ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेज व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। ठीक है, तो ये है आपका जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है लिक्विड सॉल्यूशन में, और ये है आपका प्योर सॉल्वेंट का, ये हमेशा क्या रहता है? ग्रेटर देन रहता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो क्या होता है? वो नेग्लिजिबल टेंडेंसी रखता है वेपर प्रेशर क्रिएट करने का, है ना, इसलिए। नेक्स्ट वन इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होता है किसी भी वोलेटाइल लिक्विड पे तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है स्केप करते हैं, है ना, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो तो स्केप नहीं करेगा क्योंकि वेपर फेस तो वो बनाएगा नहीं, है ना, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है स्केप करते हैं और जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो डिक्रीज होता है ऐसे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन अ सरफेस डिक्रीजेस। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट पार्टिकल का स्पेस को ले लेगा, है ना, इसलिए जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, और इस कारण से जो लेस मॉलिक्यूल है वो स्केप कर पाएंगे सॉल्वेंट के एज अ
वेपर फेज के फॉर्म में, ठीक है। देयरफॉर वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो जो पी नॉट ए है ये क्या शो कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किसी भी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर वो पी नॉट ए से डिनोट किया जा रहा है, और जो पी ए है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब जो एक्स एक्सिस है इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी सॉल्यूट लिए हैं बी, है ना, इसका मोल फ्रैक्शन डिनोट कर रहा है, और जो वाई एक्सिस है इसमें वेपर प्रेशर को डिनोट किया जा रहे हैं। अब देखो जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि ये जीरो से दूर में प्रेजेंट है ना, तो ये मैक्सिमम है। बट जो सॉल्यूशन वो ये जीरो के कुछ ही दूर में है, मतलब कि पास में है ना, इट मीन्स जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इसके एग्जांपल देखो, जो शुगर है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट में, तो ये वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। सॉल्ट ये भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है वाटर का, ठीक है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। देखो इस चैप्टर में अगर आपको आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो सबसे पहले वेपर प्रेशर, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ये जो तीनों टॉपिक है इसमें आपको मास्टर कर लेना है, क्योंकि आगे बहुत ही काम आता है ये जो तीनों टर्म्स हैं, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। लोग राउल्स लॉ के बारे में पूरा देखेंगे, ठीक है, इसका डेरिवेशन, इसका एप्लीकेशन, सब चीज़, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर कहीं कमी आती है वीडियो में कि नहीं समझ आ रहा है जो भी, उसको कमेंट कीजिए, क्योंकि व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, लाइक्स बिल्कुल नहीं, तो फिर बहुत बुरा लगता है कि ऐसा क्यों करके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंसिडर करते हैं एक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है ए है, ठीक है, जो कि वोलाटाइल है, और वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल होता क्या है ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूट बी, जो बी है उसको सॉल्यूट माने हैं, और जो सॉल्वेंट है उसको ए, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है इसको पी नॉट ए, ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, और सिर्फ सॉल्वेंट का पी ए, ठीक है, एक्स ए, ठीक है। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जहां पर ए लिखा है वो हर चीज सॉल्वेंट का ही है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। देखो जो सॉल्वेंट लिया गया है वो वोलाटाइल है, और जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल, इन दोनों का डिफरेंस मेरे को कमेंट कीजिएगा। और ये जो वेपर निकल रहा है ना, वेपर मॉलिक्यूल जो स्केप कर रहे हैं, निकल रहे हैं, स्टेप 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं ना, किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है उसको डिवाइड करते हैं टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की, क्योंकि एन इज सॉल्वेंट है और एन भी क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। तो देखो ये इसका फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का, ये तो पता होगा ना। अब इसी मोल फ्रैक्शन का यूज करके हम आगे सॉल्व करेंगे राउल्स लॉ, ठीक है। अब राउल्स लॉ में होता क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, किसी भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। और हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या लिया था, पी ए, ठीक है। अब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के, किसके, मोल फ्रैक्शन के। देखो मोल फ्रैक्शन एक्स ए लिया है ना, क्योंकि एक्स है मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो तो ये चीज आपको समझ आया कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, मतलब कि मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन उसको हटाएंगे तो उसके जगह हम लोग पी नॉट ए का यूज करेंगे, जो कि क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। तो अब ये जो हमको एक्सप्रेशन मिला ना, यही राउल्स लॉ को डिफाइन करता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब वेपर प्रेशर का लोअरिंग मतलब कि प्रेशर में चेंज आना, तो प्रेशर में किसी भी चेंज को कैसे डिनोट करते हैं, डेल से, तो अगर प्रेशर है तो डेल पी। अब डेल पी का फॉर्मूला होगा पी नॉट ए माइनस पी ए, क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा ना कि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो पी ए है वो इक्वल टू होता है पी नॉट ए और एक्स ए की, ठीक है। तो ये जो पी ए है इसके जगह हम वैल्यू पुट करेंगे पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है। डेल पी का डेल पी, देन इसमें और इसमें कॉमन है उसको कॉमन निकालेंगे, तो पी नॉट ए और पी नॉट ए दोनों में कॉमन है, तो पी नॉट ए को कॉमन निकालें, तो अगर इसमें से पी नॉट ए को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, फिर माइनस का माइनस, देन उसके बाद ये पी नॉट ए जो है बाहर निकल गया है, तो क्या बचा एक्स ए, ठीक है, एक्स ए। ये चीज आप लोगों को समझ आया कि कैसे हुआ, है ना। उसके हमको पता है कि किसी भी दो मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है, और अगर मेरे को यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बी का वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, ये एक्स बी बाकी सब टर्म को शिफ्ट कर देंगे, तो ये इधर क्या कुछ नहीं मतलब कि प्लस है, ये इधर आया तो ये माइनस एक्स ए होगा शिफ्ट, है ना। तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स ए, किसका वैल्यू आ गया, मोल फ्रैक्शन बी का, ठीक है। अब ये 1 माइनस एक्स ए ये किसके बराबर है, एक्स बी के। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स है तो इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स बी। तो अब क्या हुआ, डेल पी का डेल पी, देन पी नॉट ए का पी नॉट ए, देन ये इसकी जगह पूरा हम लोगों ने क्या वैल्यू पुट किया, मोल फ्रैक्शन बी, एक्स बी, ठीक है। जो हम लोगों ने देखा वो क्या था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब देखो अब हम लोगों ने जो लास्ट डिराइव किया था वो क्या था,
डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। अगर विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बी और पी नॉट ए है ना, इन दोनों क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का। तो अगर हम मेरे को अगर इधर शिफ्ट करना है तो वो डिवाइड में आएगा, है ना। तो डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, तो बचेगा क्या, सिर्फ मोल फ्रैक्शन बी। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का ये इक्वेशन है और साथ ही साथ ये भी इक्वेशन है, क्योंकि डेल पी का हम लोग सबसे शुरू में इक्वेशन क्या देखे थे, पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट किया है, तो ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू हमको इस इक्वेशन को कहाँ पर यूज करना है, ध्यान देना है। एक बार रिवाइज करते हैं। राउल्स लॉ क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी बी, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब देखो एक और इसका इक्वेशन है, उसको आप कमेंट कीजिएगा। एप्लीकेबल किस किस में है, एप्लीकेबल टू आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन आइडियल और आइडियल क्या होगा वो आगे बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी आप लोग ये जानो कि इसका एप्लीकेबल कहाँ होता है। एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, वैलिड फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ओके। एडिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ऐसा क्यों, इसका भी रीजन मैंने बता चुका है प्रीवियस वीडियो में, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। Ideal solution and non-ideal solution, okay. So what is ideal solution? Ideal solution होता वो है जो Raoult's law को completely at all the concentration, चाहे कोई भी प्रेशर अप्लाई करे, टेम्परेचर हो या फिर कोई भी वॉल्यूम हो, ठीक है, एट ऑल द कंसंट्रेशन में Raoult's law को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल मतलब हाइपोथेटिकल, ठीक है। ऐसे कोई भी गैस नहीं पाया जाता है जो कि कंप्लीटली आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करे, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रॉल्स लॉ को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जो चेंज इन हीट है वो नहीं होता है, ना कोई भी वॉल्यूम में चेंज आता है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अप्रॉक्स इक्वल टू होता है किसके, सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के और सॉल्यूट मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, ठीक है। Now example is benzene and toluene and anhexane and एनहेप्टेन का मिक्सचर, ठीक है। देखो बेंजीन और टोल्यूइन का जो क्लास है वो तो सेम है ना, वो एराइल ग्रुप से आते हैं, एक सेम ग्रुप है ना। एंड मतलब कि अगर आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखा जाए तो ये सेम ग्रुप का जो एग्जाम्पल है ना, उसका जब मिक्सचर होता है, जैसे एनहेक्सेन एनहेप्टेन सिमिलर ग्रुप के है ना, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ठीक है, ये डेविएशन शो करते हैं, जो कि पॉजिटिव डेविएशन होते हैं और नेगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है। चेंज इन हीट देखा जाता है, इसलिए इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। चेंज इन वॉल्यूम देखा जाता है, ठीक। और जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इक्वल टू नहीं होता है किसके बीच का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सॉल्यूट का, ओके। तो ये होता है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है इथेनॉल और वाटर, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ओके। इसमें फंक्शनल ग्रुप आपको एक ना एक देखने को मिलेगा। अगर इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है तो इथेनॉल एक फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में कौन सा, एसीटोन जो है फंक्शनल ग्रुप है ना। Now in this video we will study about ideal solution and non-ideal solution, okay. So what is ideal solution? Ideal solution होता वो है जो Raoult's law को completely at all the concentration, चाहे कोई भी प्रेशर अप्लाई करे, टेम्परेचर हो या फिर कोई भी वॉल्यूम हो, ठीक है, एट ऑल द कंसंट्रेशन में Raoult's law को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल मतलब हाइपोथेटिकल, ठीक है। ऐसे कोई भी गैस नहीं पाया जाता है जो कि कम्प्लीटली आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करे, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रॉल्स लॉ को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जो चेंज इन हीट है वो नहीं होता है, ना कोई भी वॉल्यूम में चेंज आता है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अप्रॉक्स इक्वल टू होता है किसके, सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के
और सोल्यूट सॉलिड मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल इज बेंजीन एंड टॉल्यून एंड एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन का मिक्सचर, ठीक है। देखो बेंजीन और टॉल्यून का जो क्लास है वो तो सेम है ना, वो एराइल ग्रुप से आते हैं, एक सेम ग्रुप है ना। एंड मतलब कि अगर आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखा जाए तो ये सेम ग्रुप का जो एग्जाम्पल है ना, उसका जब मिक्सचर होता है, जैसे एनहेक्सेन एनहेप्टेन सिमिलर ग्रुप के है ना, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ठीक है। ये डेविएशन शो करते हैं, जो कि पॉजिटिव डेविएशन होते हैं और नेगेटिव डेविएशन होते हैं, ठीक है। चेंज इन हीट देखा जाता है, इसलिए इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। चेंज इन वॉल्यूम देखा जाता है, ठीक। और जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इक्वल टू नहीं होता है किसके किसके बीच का, सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्यूट का, ओके। तो ये होता है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है इथेनॉल और वाटर, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ओके। इसमें फंक्शनल ग्रुप आपको एक ना एक देखने को मिलेगा। अगर इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है तो इथेनॉल एक फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में कौन सा, एसीटोन जो है फंक्शनल ग्रुप है ना। और इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो होता क्या है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसमें सिर्फ ये प्रॉपर्टी दिखता है, बाकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ये प्रॉपर्टी नहीं दिखता है, ठीक है। ये क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशंस विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, ओके। मतलब कि किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे उस सॉल्यूशन में, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये डिपेंड किस पे नहीं करता है कि उसका नेचर क्या होगा, उस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपका एक शॉप है, ठीक है, तो अगर आपके शॉप में कोई चिप्स लेने आ रहे हैं तो आप क्वांटिटी की आपका कितना बिक्री हो रहा है ये देखोगे ना, ये बल्कि ये नहीं कि छोटा बच्चा आया है, बड़ा आया है, कि वो गोरा है, काला है, लंबा है, चौड़ा है, उसकी नेचर आप नहीं देखोगे, है ना। आप क्या देखोगे कि आपके दुकान का बिक्री कितना हो रहा है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, है ना। जस्ट लाइक दैट कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, उस पर डिपेंड होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, ओके। पॉइंट्स क्या है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, या आई हैव टोल्ड यू इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि डिपेंड नहीं होता है किस पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है, उसका बिहेवियर से मतलब नहीं है इसको। एप्लीकेबल ओनली टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही ये एप्लीकेबल है, ठीक है। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग चार चीज़ें पढ़ते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट वन इज relative lowering of vapor pressure, second one is elevation in boiling point, third one is depression in freezing point, and the fourth one is osmosis and osmotic pressure. First one is relative lowering of vapor pressure, okay. Definition: the lowering of vapor pressure, the lowering of vapor pressure of a solvent when a non volatile solute is added to it, इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब कि जब हम सॉल्वेंट में क्या मिक्स करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो इसका रीज़न क्या होता है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है किसी भी सॉल्वेंट में तो डिक्रीज कर देता है वेपर प्रेशर को, ठीक है। ये क्यों करता है मैंने एक्सप्लेन कर चुका है अपने प्रीवियस वीडियो में, ओके। देखो इसका जो एक्सप्रेशन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट, ओके। अब यहाँ पी नॉट का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, और पी इसको डिनोट करता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। देखो अब इसका ग्राफ अगर देखा जाए, प्लॉट किया जाए, तो क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है एज कम्पेयर टू जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, ओके। एंड द सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, ओके।
What is the definition? When a non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent, the boiling point of the solution becomes higher than that of the pure solvent. मतलब कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व किया जाता है वोलाटाइल सॉल्वेंट में तो क्या होता है कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. प्योर सॉल्वेंट इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी नॉट बी से. ओके. और जो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है इसको डिनोट करते हैं हम लोग टी बी से. ओके. देखो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है वो हमेशा हायर रहेगा किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट से. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज मोर द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट ग्रेटर इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. मीन्स कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा हमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिखेगा. ठीक है. मतलब कि दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में ही डिपेंड करता है. क्यों? क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर पड़ रहे हैं ना. और एंड ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. ओके. नॉट ऑन देयर नेचर. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन क्या है? डेल टी बी. मतलब कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी. ठीक है. टी बी किसको डिनोट करता है? टी नॉट बी. ये आप कमेंट कीजिएगा. ठीक है. देखो और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? के बी इंटू एम. एम यहाँ पर क्या डिनोट करता है? मोलैलिटी को. क्या? मोलैलिटी को. ठीक है. और के बी ये हमारा इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है. ठीक है. देखो टेम्परेचर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी एक कांस्टेंट पढ़ेंगे तो ये याद रखना. ठीक है. कि के बी बी से बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये डिनोट किया जाता है. ऐसे याद रखिएगा. जो फॉर्मूला है इसका आपको यूज़ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होता है तो इसको रिमेंबर रखिएगा. ठीक है. द थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन मीन्स क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? कम होना. ठीक है. ये याद रखना आप. When non-volatile solute is dissolved in a solvent, the freezing point of the solution becomes lower than that of a pure solvent. It means जब non-volatile solute dissolve किया जाएगा solvent में तो freezing point उस solution का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. किससे कम होगा? तो pure solvent के comparison में जो freezing point है वो कम हो जाएगा. But boiling point क्या हो रहा था? Increase हो रहा था और freezing point decrease हो रहा है. ठीक है. देखो जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाएगा तब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा, लोअर होगा. किससे? प्योर सॉल्वेंट से. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिनोटेड बाय टी एफ इज ऑलवेज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज डिनोटेड बाय टी नॉट एफ. ओके. जितना ज़्यादा सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन रहेगा उतना ज़्यादा डिप्रेशन कम दिखेगा फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है. जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट रहेगा उतना ज़्यादा कम दिखेगा. उतना ही कम मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ओके. देखो डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन देयर नेचर. बाय कमेंट मी. ओके. देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन है डेल टी एफ चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है. टी नॉट एफ माइनस टी एफ. इसको हम लोग के एफ इंटू एम. एम किसको डिनोट करेगा? मोलैलिटी को. और के एफ क्या डिनोट करेगा? कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट को. ठीक है. एंड नाउ लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है. जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं. ओके. अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम लोग को ऑस्मोसिस जानना पड़ेगा. तो ऑस्मोसिस क्या होते हैं? The solvent molecules move from lower concentration solution to the higher concentration of the solution with the help of semi-permeable membrane. ठीक है. only water molecules move होंगे. इसको बोलते हैं osmosis. मतलब कि lower concentration of solution के साइड से higher concentration of solution के साइड move करना water molecules का with the help of semi-permeable membrane. ऑस्मोटिक प्रेशर होता ये है द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन अ सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. जो सॉल्वेंट पार्टिकल मीन्स वाटर का जो फ्लो है ना, जो मूवमेंट है उसको स्टॉप करने के लिए जितना मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज डिनोटेड बाय पाई. ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी. ओके. अब यहाँ पर आई का मतलब होता है वेंट ऑफ फैक्टर. ये क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे. तो किसको डिनोट करता है? मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. देखो एलिवेशन और डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा था? मोलैलिटी का यूज हो रहा था बट हियर मोलारिटी इज प्रेजेंट. ओके.
आर इज गैस कंटेंट का वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। टेम्परेचर, ठीक, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिनोट करता है, जो कि किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। नॉनेस्ट वन इज वेंट ऑफ फैक्टर, इसका की पॉइंट्स क्या है, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट वेंट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं, ओके। अब इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, ओके। फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्रेटर देन 1, increase in number of particle due to dissociation, okay। it is useful in colligative properties, इसीलिए सिर्फ number of solute particles पे depend करेगा, not on the nature of solute particle, okay। then next one is effect on colligative properties। देखो हम लोगों ने क्या क्या देखा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें क्या इफेक्ट रहता है, इसका जो फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है, डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू आई, जो कि वेंट ऑफ फैक्टर डिनोट करता है, और काई बी, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ओके। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, ओके। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, एम क्या डिनोट करता है, मोलैलिटी को, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या इफेक्ट रहता है, पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी, आई हम लोगों ने देखा है क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर। ये जो दोनों वैल्यू है ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का, इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने तो वेंट ऑफ फैक्टर का क्या रोल होता है, कहाँ इफेक्ट होता है, ये देख लिया। अब वेंटर फैक्टर हम लोग निकालते कैसे हैं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल या फिर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके। जैसे कि देखो, अगर मैं एक कंपाउंड लूँ NaCl, इसको अगर मैं डिसोसिएट करती हूँ, आइडियल सॉल्यूशन में डिसोसिएशन होगा तो किसमें टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आयंस में टूटे हैं, 2 नंबर ऑफ आयंस में, है ना। पार्टिकल्स में आयंस आते हैं ना, तो 2 नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स में टूटे हैं, इस कारण से वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो।